डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। हम लोगों ने बेंडिंग स्ट्रेस खूब पढ़े अभी पिछले लगभग 15 से 20 लेक्चर में। और बेंडिंग स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा कि कोई भी बीम है आपका, और जब इसके ऊपर आप जो है लोड लगाते हैं, ठीक है, तो ये बेंड होता है कुछ इस तरह से, ठीक ना। और इस तरह से बेंड होने के बाद एक न्यूट्रल एक्सिस जो है इसमें होगा। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दे तब शियर स्ट्रेस पे आएंगे। अब हमने दो चार एजम्पशंस लिए थे कि जैसे ये बीम है आपका, ध्यान से समझिएगा, ये बीम है तो ये डिफरेंट लेयर से मिलकर के बने हुए हैं और सभी लेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। किस लिए? बेंडिंग के लिए। लेकिन जब आप इसके ऊपर लोड लगाते हैं, जब इस तरह से ये कुछ जाता है तो ऑब्वियसली जब ऐसे ये बेंड होगा तो ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला फाइबर है इधर, इसमें क्या होगा? कंप्रेसिव, और इसमें क्या होगा? टेंसाइल। मतलब इधर फाइबर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा फाइबर में, और इधर इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि बीच में एक फाइबर ऐसा भी होगा जो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, जो न्यूट्रल एक्सिस से पास होगा, दैट मीन्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा, पहला चीज। दूसरा चीज हमने ये बताया था कि ये न्यूट्रल एक्सिस जो होगा, जो न्यूट्रल लेयर होगा, जो न्यूट्रल फाइबर होगा, नाइदर इट विल कॉन्ट्रैक्ट नॉर इट विल इलोंगेट, नाइदर इट विल हैव टेंसाइल नॉर इट विल हैव कंप्रेसिव फोर्स, इट विल रिमेन न्यूट्रल। क्यों रहेगा न्यूट्रल? क्योंकि यदि आप इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको तो निगेटिव लेना पड़ेगा, या इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव में बीच में कहीं ना कहीं जीरो तो आएगा। बिना जीरो आए, बिना जीरो आए तो ये डायरेक्ट होगा नहीं, डायरेक्ट पॉजिटिव होगा नहीं या डायरेक्ट निगेटिव होगा नहीं, बीच में जीरो आएगा। तो जीरो वाला जो आपका लेयर होगा दैट इज कॉल्ड बेसिकली न्यूट्रल लेयर, ठीक है। तो हमने बताया कि वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें एक बेंडिंग इक्वेशन थोड़ा सा याद कर लीजिए। बेंडिंग इक्वेशन क्या था आपका? एम अपन आई, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, और इक्वल टू ई बाई आर। क्योंकि कोई भी आपका इक्वेशन है, ठीक है ना, सॉरी, कोई भी बीम है, वट एवर विद द बीम, तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन होगा, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या? इसका साइड व्यू। ये आप साइड व्यू देखिए। अब साइड व्यू हो सकता है, हमने बताया है कि रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक ना। मोस्टली जो है हम लोग जो है रेक्टेंगुलर सॉल्व किया है, और जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाले हैं। आपका ये सर्कुलर हो सकता है, टी सेक्शन हो सकता है, एल सेक्शन हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, ठीक ना, एच सेक्शन हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है। कौन सा? क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये मोमेंट हो गया, सिग्मा क्या हो गया? बेंडिंग स्ट्रेस। वाई क्या हो गया? न्यूट्रल एक्सिस से आउटर फाइबर की डिस्टेंस, आउटर फाइबर ये हो गया, और ये न्यूट्रल एक्सिस यदि है, ठीक ना, तो इससे डिस्टेंस। ई क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब ये कर्वेचर का शेप लेगा तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर तो होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा न्यूट्रल लेयर का, ठीक ना, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर एक बार बताएं कि हम लोग जो है वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक ना, when part of beam is subjected to point load, that means constant bending moment। और constant bending moment कब होगा? जब जीरो शियर फोर्स होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर मैं बता रहा हूं, जब जीरो शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे हमने निकाला था रिलेशन बिटवीन लोड, जो भी इसके ऊपर आप लोड लगा रहे हैं, लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या निकला था? W इक्वल टू शियर फोर्स, इसकी डी एफ अपन डी एक्स निकला था, और बेंडिंग मोमेंट निकला था जो है, सॉरी, शियर फोर्स निकला था आपका क्या? डी एम बाई डी एक्स। तो यदि एफ आपका वैल्यू जीरो है, शियर फोर्स यहां पर जीरो है, ठीक ना, तो डी एम बाई डी एक्स क्या हो गया? जीरो। डी एम बाई डी एक्स जीरो मतलब इंटीग्रेशन, मतलब क्या हो गया? एम क्या हो गया? कांस्टेंट। अरे बात समझ में। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो कह ले, या बेंडिंग मोमेंट को, तो जहां पर शियर फोर्स जीरो होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, और जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा तो ही हमारा बेंडिंग स्ट्रेस निकलेगा, और उसी को हम लोग बोले थे प्योर बेंडिंग, या उसी को हम लोग बोले थे शियर
सिंपल बेंडिंग। ठीक है, बहुत सारा एजम्पशंस पढ़े थे, तो हम ये जो पिछले लगभग 15-20 लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है ना, बेंडिंग स्ट्रेसेस बेसिकली, तो उस बेंडिंग स्ट्रेसेस में एक चीज जो हम लोगों ने देखा है खास करके कि जो है शियर फोर्स को हमने इग्नोर कर दिया था। शियर फोर्स को हमने क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था। अब शियर फोर्स इग्नोर कर दिए मतलब जीरो कर दिए, तो जब शियर फोर्स आपने जीरो कर दिया, जब शियर फोर्स आपने क्या किया? जीरो कर दिया, तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना। या हमने जब एसएफडी बीएमडी पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जिस वैल्यू पर यूडीएल या यूवीएल के लिए जिस वैल्यू पर, जिस लेंथ पर, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स जीरो होगा, उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब यही शियर स्ट्रेस जीरो मान करके, शियर फोर्स जीरो मान करके हम पूरा बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ लिए। ठीक ना। अब यदि शियर फोर्स जीरो है, तो शियर फोर्स यदि जीरो है, ध्यान दीजिएगा, इफ शियर फोर्स इक्वल टू जीरो है, देन शियर स्ट्रेस विल आल्सो बी जीरो। शियर स्ट्रेस विल आल्सो बी जीरो। शियर स्ट्रेस को हम इंडिकेट करेंगे टाउ से। ठीक ना। अब हमने बताया शियर फोर्स जीरो, देन शियर स्ट्रेस जीरो, और यहां पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो गया, और बेंडिंग इक्वेशन भी आपने बना दिया, अभी हमने समझाया आपको। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो ही शियर स्ट्रेस निकालने में मजा आएगा। ठीक है, अब ये बेंडिंग इक्वेशन हो गया आपका, इसकी पूरी राम कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन एक चीज बताइए, इन एक्चुअल प्रैक्टिस, when beam is subjected to, when any beam is subjected to bending moment which varies from section to section, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे लग रहा है, also the shear force acting on the beam is not zero, it also varies from section to section, and due to this shear force the beam will be subjected to shear stress also in practical condition, and this shear stress will also act across the transverse section of the beam। ट्रांसवर्स मतलब ये आपका लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में काम करेगा, एंड दिस ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस विल प्रोड्यूस ए कॉम्प्लीमेंट्री हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस आल्सो व्हिच विल बी एक्टिंग ऑन लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स ऑफ द बीम। ठीक है ना, इसके अलोंग जो है, इसके अलोंग शियर स्ट्रेस भी काम करेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन ए बीम विल बी सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, that means we need to consider shear stress also in practical situation, hypothetical situation और आइडियल कंडीशन में हमने शियर स्ट्रेस जीरो कर दिया और बेंडिंग इक्वेशन पढ़ दिया। लेकिन प्रैक्टिकल केस में कोई भी बीम है, ठीक है ना, जैसे कोई भी बीम है, ठीक है ना, इसके ऊपर जब आप लोड लगाएंगे, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बीम है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या कर लिया? लोड लगा दिया, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ठीक है ना। अब इसमें आपने एक एजम्पशन तो लेकर के चला है भाई कि ये जो है लेयर से बने हैं, ठीक है, ये लेयर से बने हैं, और इसके ऊपर आप लोड लगाएंगे, एक लेयर दूसरे लेयर से इंडिपेंडेंट जरूर है, लेकिन लेयर से लेयर के बीच में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो होगा। ठीक है, लेयर से लेयर के बीच जब कांटेक्ट में है, इंडिपेंडेंट है स्ट्रेस लगने के लिए, ये हमने एज्यूम किया था, एजम्पशंस था, बट एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, मित्रता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे तो ही तो मित्रता है। आ रही बात समझ में? तो प्रैक्टिकल कंडीशन में देयर विल बी सिचुएशन टू प्रोड्यूस द शियर स्ट्रेस, वी कैन नॉट इग्नोर द शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, व्हाइल बेंडिंग ऑफ द बीम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम यहां पर एक फिगर के थ्रू इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे? समझिएगा, ये यहां पर कोई आपका बीम है, ठीक ना, ये क्या है? आपका बीम है, और इसके ऊपर जो है क्या लगा है? आपका यूडीएल, ठीक है ना, ये क्या लगा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। अब हम इसमें कोई भी एक इंडिपेंडेंट सेक्शन मान लेते हैं, क्या? एक सेक्शन मान लेते हैं, और इसी बीम को हम बड़ा करके यहां दिखाए हैं। ये सेक्शन मान लीजिए ए बी है, और ये क्या है? आपका सी डी है। तो यही ए और बी यहां पर है, और सी और डी यहां पर है। अब देखिए, यहां पर आप नॉर्मल रिएक्शन तो निकालेंगे, ठीक है, अपनी जगह पर। यही यूडीएल यहां पर है,
ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे हैं, यदि आप बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है ना, इधर से आप चल रहे हैं, जब यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या हो गया, लोड बढ़ गया ना, जब लोड बढ़ गया तो बेंडिंग मोमेंट तो बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि यदि यहाँ पर आपका लग रहा है m, तो इधर लग रहा है कितना, m प्लस डी एम। ध्यान से समझिएगा, कितना लग रहा है, m प्लस डी एम। अच्छा, यदि m प्लस डी एम मतलब बेंडिंग मोमेंट इधर से इधर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब कि कोई यदि आप लेयर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और ये क्या है आपका न्यूट्रल लेयर है, ध्यान रखिएगा न्यूट्रल एक्सिस, और ये कोई एक लेयर आप ले लेते हैं, ठीक है ना। यदि इस लेयर पे भी आप सोचेंगे तो यदि यहाँ पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस क्या लग रहा है, सिग्मा, तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस कितना लगेगा दोस्तों, सिग्मा प्लस डी सिग्मा। थोड़ा ज़्यादा लगेगा या नहीं, तो बिल्कुल लगेगा सर। और ये लेयर जो है आप मान लीजिए कितने डिस्टेंस पे लिए हैं, वाई डिस्टेंस पे लिए हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ दे दिखाएं, यहाँ दिखाएं कि ये न्यूट्रल एक्सिस है आपका, यही न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है ना, 3D में। और ये आपने क्या कर लिया, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है, और ये जो है आपका, ये जो पोर्शन है आपका यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका डिस्टेंस कितना है, y, इसको हमने y डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। और यहाँ ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक आपने छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया है, इसलिए इसको हम मान लिए हैं dx। अरे बात समझ में, इसको बार बार हमको देखने की जरूरत पड़ेगी, तो समझ जाइएगा, ठीक ना। और इसका विड्थ कितना है आपका b, ठीक ना। अब शियर स्ट्रेस कहाँ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। शियर स्ट्रेस कहाँ लगता है, ये जो है आपका कोई बीम है, ठीक ना, बीम का क्रॉस सेक्शन है। अब ये यहाँ पर फिक्स है, इसके ऊपर आप लोड लगाते हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रेस निकालेंगे तो स्ट्रेस तो लोड अपन एरिया, तो एरिया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, लेकिन यदि इस एरिया की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, कौन सा एरिया, शियर एरिया। और ये जो आपका सेक्शन है दैट इज द शियर स्ट्रेस। और इसमें जो डिफ्रेक्शन होता है, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन होता है फोर्स के चलते, तो ये कैसे फोर्स होता है, दिस एंड दिस, ये क्या होता है, टिल्ट हो जाता है। आपको याद होगा फर्स्ट यूनिट में आप पढ़े थे। और ये शियर स्ट्रेस, ये क्या होता था, शियर स्ट्रेन। ये जो आपका लेयर ए था, ये बढ़ करके कहाँ चले गया, अब आपका ए डैश पर, ये ए जो है कहाँ चले गया, ए डैश पर, और ये बी जो है बी डैश पर चले गया। तो ये बी टू बी डैश, यही आपका स्ट्रेन हो गया। और ये फाई जो है एंगुलर डिफॉर्मेशन चूंकि यहाँ पर हुआ है, इसी एंगुलर डिफॉर्मेशन को हमने क्या बोला था, शियर स्ट्रेन, याद होगा आपको, ठीक है। और यही शियर स्ट्रेन जो निकाले थे, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। और यही टाउ इक्वल टू आप निकाले थे g इंटू फाइव, वेयर g इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बट एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो मेरा ये है कि बेंडिंग में शियर स्ट्रेस जो है कैसे आ गया, ये हमको समझना है। अरे बात समझ में। तो ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा, ये बी हो गया, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और यही न्यूट्रल एक्सिस जो है आपका, यहाँ पर ये सेक्शन जो है, सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन यही ए बी मान लीजिए, ए बी सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर, ये तो न्यूट्रल लेयर हो गया आपका, न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, y, ये डिस्टेंस कितना है, y। और यहाँ यदि यहाँ पर किसी पॉइंट पर, पॉइंट कहाँ होगा, CG वाला पॉइंट होगा, यही CG वाला पॉइंट, इसका इस रेक्टेंगल का CG कहाँ मान लीजिए, यहाँ पर, तो इसका डिस्टेंस कुछ होगा। और ये y, और इसका मान लीजिए YT कुछ होगा, इससे यहाँ से डिस्टेंस, और यहाँ से तो न्यूट्रल एक्सिस से y इसकी डिस्टेंस है। और फिर ये CG लेंगे, दिस डिस्टेंस इनटू दिस। और यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है वो कितना लग रहा है, सिग्मा। तो बेंडिंग फोर्स इस लेयर पर कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, सिग्मा इंटू डी ए, और दैट विल बी द फोर्स। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सिग्मा इंटू डी ए कैसे लिख दिए सर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़े, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो आगे बढ़ने के पहले इसको फिर से एक बार दिमाग में देख लीजिए, हालांकि ये आपके सामने है, बार बार हम दिखाएंगे,
बोर्ड पर पढ़ाने का और यहाँ पर पढ़ाने का यही एक फ़ायदा होता है डिजिटल बोर्ड पे या यहाँ पर जो कॉपी पे पढ़ाते हैं कि आप डायरेक्टली इन चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है ना, यू कैन सी इट, यू कैन विजुअलाइज इट, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम माने ई और इसको माने एफ और इसको माने हैं जी और एच, मतलब ये एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम माने हैं, ठीक है। इसको क्या माने हैं हम, छोटा सा क्रॉस सेक्शन। और ये ए बी सी डी तो आपके सामने है ही, और इसको लेकर के हम जो है आगे बढ़ते हैं अब, ठीक ना। तो अब इसमें थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। W जो है हम लोड लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये W क्या है, लोड है, यूडीएल, ठीक है। F क्या है, शियर फोर्स है दोस्तों, क्या है, शियर फोर्स है। और M क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। और इन तीनों के बीच हम रिलेशन बता चुके हैं आपको कि W क्या होता है, dF बाई dx, और M क्या, dm/dx क्या होता है, F, शियर फोर्स, ठीक है। ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच रिलेशन है, और ये लोड और शियर फोर्स के बीच का रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये सब कहां पर लग रहा है, एट सेक्शन ए बी पर ये सारे लग रहे हैं। और जब सी डी पे जाएंगे, एट सेक्शन सी डी पर जो है शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स बढ़ गया, मतलब एफ से डी एफ हो गया, और बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, एम प्लस डी एम, और स्ट्रेस भी सिग्मा प्लस डी सिग्मा हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्या होगा, आई, और ये थ्रू आउट तो कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो फ्रीक्वेंटली चेंज हो नहीं रहा है, चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है। अब हम जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फिगर हमेशा आपके सामने रहना चाहिए, ठीक है ना, आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर जो एक एलिमेंटल लेयर लिए हैं, ये एलिमेंटल लेयर लिए हैं, ठीक है ना। तो लेट एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, लेट, ठीक है ना, एरिया ऑफ एलिमेंटल लेयर, एलिमेंटल स्ट्रिप कर लेते हैं, इक्वल टू डी ए है, ठीक है। और लेंथ ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप क्या माने हैं, डी एक्स, ठीक है। और y क्या है, डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, कितना है, न्यूट्रल एक्सिस से कितना है, y, ठीक है ना। और सिग्मा क्या है, यहां पर सिग्मा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना, ऑन द एलिमेंटल स्ट्रिप, ऑन द एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। और सिग्मा प्लस डी सिग्मा जो हमने दिखाया है आपको, सिग्मा प्लस डी सिग्मा, तो एट सेक्शन सी डी यही इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, ये कहां पर है, ए बी पर है, और ये कहां हो जाएगा, सी डी पर। ए बी पर क्या है, सिग्मा, और सी डी पर कितना है, सी डी पर कितना है, सिग्मा प्लस डी सिग्मा, ठीक है। अब यहां पर फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन, और बेंडिंग इक्वेशन क्या है आपका, m अपन आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर, इन दोनों को पकड़ लें। हमने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ाते वक्त और उस पर न्यूमेरिकल कराते वक्त हमने कहा था कि तीनों रेयर केस में ही एक साथ यूज होते हैं, कभी नहीं होगा, एक 1/1 करके होगा। तो यदि हम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना, निकालेंगे, तो इस दोनों को पकड़िए, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू एम अपन आई इंटू वाई, ठीक है ना, एक हो गया। और दूसरा, ठीक है ना,
एट सेक्शन, ये किस पे है, एट सेक्शन ए बी, देख लीजिए एट सेक्शन ए बी पर, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन पे। और अब सी डी पे निकालेंगे तो एट सी डी क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस डी सिग्मा, तो एम प्लस डी एम अपन आई इंटू वाई, सिमिलरली हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर ये दोनों जब आप निकाल लिए तो अब फोर्स निकाल लें, तो फोर्स निकालेंगे इस वाले पे, ठीक है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, दैट मीन्स कि एम अपन आई इंटू वाई, यही है ना, इंटू डी ए। और यहाँ पर फोर्स क्या होगा, फोर्स एट सेक्शन सी डी, तो एम प्लस डी एम अपन आई इंटू वाई और इंटू डी ए, यही फोर्स होगा। तो अब देखिए दो सेक्शन है, ठीक है ना, दो सेक्शन है ए बी और ये है सी डी। तो यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है ये वाली, और यहाँ सी डी पर ये लग रहा है, ठीक है ना। तो इनके बीच अनबैलेंस्ड फोर्स की, दोनों यदि बराबर होता तो क्या होता, इक्विलिब्रियम में होता, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स निकलेगा, ठीक ना, क्या निकलेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर इस ए बी और सी डी के बीच में लिखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन सेक्शन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के बीच में अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा दोस्तों, ये देखिए यही है ना, हम क्या लिखेंगे, एम प्लस डी एम, एम प्लस डी एम अपन आई, क्या है, एम प्लस डी एम अपन आई इंटू क्या है, वाई डी ए, वाई डी ए, माइनस माइनस एम अपन आई वाई डी ए, एम अपन आई वाई डी ए, ठीक है ना। देखिए एम अपन आई वाई डी ए, एम अपन आई वाई डी ए, ये कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या नेट, डी एम अपन आई इंटू वाई इंटू डी ए, ठीक है ना। फॉर सेक्शन, फॉर सेक्शन, फॉर सेक्शन ए बी एंड सी डी, ये छोटे सेक्शन के बाद फॉर होल सेक्शन निकालेंगे, पूरे पूरे के लिए निकालेंगे, फॉर कहाँ से, हाँ पूरा बीम के लिए जब आप निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिए, फॉर होल बीम, ठीक है ना, डी एम अपन आई वाई इंटू डी ए, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो डी एम अपन आई तो निकल जाएगा बाहर, डी एम अपन आई, बचेगा क्या, वाई डी ए। याद कीजिए वाई डी ए को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है, डी एम अपन आई इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई बार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रूल, ठीक है। तो यहाँ पर वाई बार क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिलेक्टेड एरिया फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। और ये तो एरिया ऑफ है ही, तो एरिया किसका, ये जो भी आपने सेक्शन लिया ई एफ जी एच ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर होल बीम के लिए ये निकल गया आपका क्या, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ये निकला, ठीक है ना, फॉर होल बीम। अब इसको जो है बैलेंस तो कहीं ना कहीं होगा, अनबैलेंस्ड तो रहेगा नहीं। बैलेंस्ड कैसे होगा, तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसी फिगर को हम यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई आपका बीम है, ये क्या है, बीम है, ठीक ना, ये आपका बीम है, और ये जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक ना। और ये आपका सिलेक्टेड पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है आपका डिस्टेंस कितना है, y1 मान लेते हैं, और यहाँ से CG से जो आपने लिया है डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये कितना है आपका y बार, ठीक है।
और यही आपका वो एरिया है ए, सॉरी क्या माने थे, ई एफ जी और एच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सेक्शन ए बी सी डी माने हैं, ठीक है ना, यही सेक्शन आप माने थे ना ए बी सी डी, ठीक है ना। जब इसके ऊपर आपका फोर्स लगा और नेट अनवाइलेंस फोर्स कितना लगा है, यही लगा है ना, डी एम अपन आई इंटू वाई डी ए। तो ये डी एम अपन आई इंटू ए वाई बार जब आप फोर्स लगाए हैं तो ये शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट होकर क्या हो गया है, ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा, ये जो है यहीं का यहीं रह गया, ऊपर वाला शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट इधर आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया, जो है लेयर टू लेयर क्या हो गया, यहाँ पर स्लाइड हो गया। तो जो स्लाइड हुआ वो किसके चलते हुआ, डी एम अपन आई इंटू ए वाई बार। अब ये जो है स्लाइड ना हो तो चीज होगा, या तो स्लाइड ना हो इसके लिए एक इधर से अपोजिट फोर्स लगे, जो कि ऐसा है नहीं। तो ये फोर्स क्या करेगा कि स्लाइड टू स्लाइड के बीच में शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा, ठीक है ना। ड्यू टू दिस टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द बीम, ठीक है ना, दिस ई एफ बिटवीन सेक्शन ए बी एंड सी डी, जो भी आपने लिया था यहाँ पर ए बी और सी डी जो भी हमने लिया था, the beam may fail due to shear because this will generate the shear force. How it will generate the shear force, ठीक है ना। तो hence in order to above part may not fail by shear, the horizontal section of the beam at the level EF must offer a shear resistance, and this shear resistance at least must be equal to this total unbalanced force to avoid failure due to shear। अब ये कैसे होगा थोड़ा सा समझिए, शियर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहां पर अब हम लिखेंगे क्या, शियर रेजिस्टेंस और शियर फोर्स हम कह लें क्या, शियर फोर्स, ठीक है ना, एट दी लेवल ई एफ, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स, दैट विल बी टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये अनबैलेंस्ड फोर्स कितना निकला है दोस्त, आपके सामने निकला है डी एम अपन आई इंटू ए वाई बार, यही है आपका। अब यहां पर आप मान लीजिए कि टाउ इज दी शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, और बी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, जो हमने आपको बताया है अभी कहीं ड्रॉ करके, ये बी क्या है, विड्थ ऑफ द बीम, और लेंथ कितना लिए हैं डी एक्स। तो एरिया क्या हो जाएगा, शियर एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एक्स। तो शियर फोर्स ड्यू टू दिस शियर स्ट्रेस क्या लिखेंगे, शियर रेजिस्टेंस और शियर फोर्स ड्यू टू शियर स्ट्रेस, क्या हो जाएगा आपका, टाउ इंटू बी डी एक्स, टाउ इंटू क्या हो जाएगा, बी डी एक्स। और ये अनबैलेंस फोर्स के चलते जो है ये जनरेट होगा, या उल्टा कह लें आप कि इस अनबैलेंस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए शियर स्ट्रेस या शियर रेजिस्टेंस यहाँ पैदा होगा, और इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा दोस्त, टाउ बी डी एक्स इक्वल टू डी एम अपन आई इंटू ए वाई बार हो जाएगा कि नहीं। और यहां पर देखिए तो यहां पर टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम अपन डी एक्स लिख सकते हैं क्या, और ए वाई बार अपन क्या लिख सकते हैं, आई इंटू बी,
ठीक है। और डी एम बाई डी एक्स को अभी हम कहीं बताए हैं, ठीक है ना, देखिए आपके सामने है डी एम बाई डी एक्स को एफ, ये कौन सा एफ है, शियर फोर्स है, तो इस टाउ को क्या लिख सकते हैं, एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, तो ये आपका मेन इक्वेशन हो गया। तो ये शियर स्ट्रेस यदि आपका निकला तो कितना निकला दोस्तों, एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, मतलब मेन इक्वेशन यही है, शियर स्ट्रेस का मेन इक्वेशन यदि कोई है तो यही है। बाद बाकी अभी इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल और हर डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन की हम बात करेंगे, ठीक ना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, एफ क्या है, शियर फोर्स, ए क्या है, अब यहाँ पे ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान दीजिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। वाई क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस, जो भी सिलेक्टेड एरिया है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन क्रॉस सेक्शन। बी क्या है, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और एफ क्या है, आपका इसके अलोंग जो है, देख रहे हैं, इसके अलोंग जो है जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा वह है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने शियर स्ट्रेसेस इन बीम पढ़ा और हमने किस तरह से, काफ़ी हो सकता है थोड़ा सा लेंदी लगा हो, लेकिन हमने इसको इंटर रिलेट किया है किससे, बेंडिंग स्ट्रेसेस से, कि कैसे बेंडिंग स्ट्रेस से जो है निकल करके आया है शियर स्ट्रेस। हमने ये आपको रिलेशन भी बताए हैं, ठीक ना, रिलेशन जो है आपको ये बेंडिंग स्ट्रेस का, बेंडिंग इक्वेशन का, और हमने बताया कि शियर फोर्स यदि जीरो है तो जो है बेंडिंग मोमेंट जो है कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर आपको सेक्शन ए बी और सेक्शन सी डी के बारे में पूरी राम कहानी बताई, और किस तरह यूडीएल के चलते लोड बढ़ेगा, हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा, बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और इसके चलते अनबैलेंस्ड फोर्स इसके अंदर आ रहा है, और वो कैसे आया पूरा कैलकुलेट करके हमने आपको दिखाया है, ठीक ना, ये पूरा कैलकुलेट करके हमने दिखाया है। देखिए ये पूरा जो है हमने दिखाया आपको, ठीक है। ये अनबैलेंस्ड फोर्स, पहले स्ट्रेस निकाले, इससे आपका फोर्स निकला है, और फोर्स निकलने के बाद अनबैलेंस्ड फोर्स, और ये अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए अब जरूरी हो जाता है क्या, शियर स्ट्रेस, ठीक है। और यही हमने शियर रेजिस्टेंस या शियर फोर्स कह ले, ये निकाला है टाउ बी डी एक्स, और यहाँ से हम इन्हें इक्वेट करके ये शियर स्ट्रेस सिंपली निकाल दिया। ये डेराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसका फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, एफ ए वाई बार अपन आई बी, इसमें जो है डाउट नहीं होना चाहिए। एफ क्या है, शियर फोर्स है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ध्यान रखिएगा, और वाई बार डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बी क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो हमने लिया है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया है, अब आने वाले कुछ वीडियो में न्यूमेरिकल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जो है क्या करेंगे हम लोग, टी सेक्शन का, एल सेक्शन का, एच सेक्शन का, सर्कुलर सेक्शन का भी हम लोग शियर स्ट्रेस निकालेंगे। तो बेसिकली द शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन एट द डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। बट द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शियर आपको याद होगा, पढ़ाए थे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस दैट मीन्स कि यहाँ पर यदि शियर स्ट्रेस लग रहा है तो यहाँ भी वही शियर स्ट्रेस लगेगा, और यहाँ भी वही शियर स्ट्रेस लगेगा, और यहाँ भी वही शियर स्ट्रेस लगेगा। आ रही बात समझ में, ये चारों तरफ वही शियर स्ट्रेस, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भले हम शियर स्ट्रेस यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, बट दिस शियर स्ट्रेस will be complemented by horizontal as well as vertical. It will be accompanied by vertical shear stress also. ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, ये बी जो है मान करके चलते हैं, जो यहाँ विड्थ है थ्रू आउट यही विड्थ है, ठीक है ना। और ए वाई बार जो हम लिखे हैं, ए वाई बार, यही कई बार मोमेंट ऑफ एरिया भी होता है। ए वाई बार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया, और यही सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बाद में निकाले हैं। तो इसकी भी राम कहानी हम पहले बता चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल में इसको और रिपीट करेंगे, बट अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, this is very very important. Remember this equation, and with the help of this equation only, we will derive so many equation for different sections, for different condition, for different loading, for different beam, under different conditions. So wish you all the best. Thank you very much for watching this video, and be happy, be healthy, keep smiling, and keep promoting this channel, please. Thank you very much.